Hello and welcome to RiffScript presents All Fingers and Thumbs. Uh, Today's episode is going to be very interesting and it is going to be one of those important episodes that we are going to create. क्योंकि आज हम बात करेंगे ट्रॉमा पे। ट्रॉमा एक ऐसी चीज है जो ह्यूमंस का इमोशनल रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सिचुएशन, टुवर्ड अ पर्टिकुलर पर्सन, और उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया होता है हमारे खुद के अंदर के ऐसी ऐसी कोई पर्टिकुलर डिफिकल्ट सिचुएशन अगर आती है या फिर कुछ ऐसा होता है जहां पर हमारा सेम बिहेवियर रहता है। अगर हम एक बार एस्केप कर रहे हैं तो हम बार बार एस्केप कर रहे हैं, या फिर हम वो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स वाला जो हमारा इंस्टिंक्ट होता है उसमें हम हमेशा हम फ्लाइट लेके हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं, हम डिनायल में रहते हैं कि ये तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता। या फिर कुछ कुछ चीजों में ऐसा होता है कि हम फियर की वजह से हम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते, हम अच्छे से रिलेशंस को मेंटेन करने में डिफिकल्टी हमें फेस करनी पड़ती है, या फिर बहुत सारी ऐसी इमोशनल ट्रबल्स जो हमें फेस करने पड़ते हैं जो बहुत बार हम रियलाइज भी नहीं करते कि एक्चुअल में हम किन चीजों से सफर कर रहे हैं, और वेदर इट इज अ ट्रॉमा और नॉट। हम एक अगर ऐसा बड़ा एग्जांपल ले तो जैसे 60s में हुआ था ज्यूज के साथ, कि भाई हिटलर ने वहां पर एक कंसंट्रेशन कैंप रख के उनके साथ जो किया था कि उनको ऐसे बंद बंद करके रखा, फिर उनको टॉर्चर किया। तो वैसी जो इवेंट्स लाइफ में होती है अगर मेजर कोई, तो उसके बाद जो बाहर निकलने वाले जो कैंप के जो मेट्स थे, इनमेट्स, तो वो अगर बाहर निकले तो उनकी लाइफ नॉर्मल थोड़ी रहेगी, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। वो भले ही फ्री हो गए फिजिकली, लेकिन वो मेंटली कितने ट्रॉमेटाइज्ड है वो उनको तभी पता चलेगा जब अलग अलग सिचुएशन में वो पहले जैसे डील कर रहे थे एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वो नहीं कर पाते। तो ट्रॉमा हम सबको अफेक्ट करता है। कोई नॉर्मल ट्रॉमा 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 भी बहुत सारे मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है, देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी इन ट्रॉमा। तो जो हम बात करेंगे आज वो होगा ट्रॉमा इन जनरल, फिर उसके अंदर हम बात करेंगे जनरेशनल ट्रॉमा पर। क्योंकि जनरेशनल ट्रॉमा हमें जेनेटिकली मिलता है या फिर हमारे एनवायरमेंट के हिसाब से हमें मिलता है, जो हमें फैमिली से हम कैरी करते हैं, अपनी फैमिली मेंबर से हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता कि हाँ मतलब ये हमारे जमाने में मतलब हमारे दादा के जमाने से चला आ रहा है, और फिर हम सबका सेम रिस्पॉन्स रहता है। तो ये सब चीजें रिकग्नाइज करनी, ये सब चीजों पर काम करना बहुत जरूरी है। तो आज हमारे जो गेस्ट है वो है सेफनेस्ट मेंटल हेल्थ कंसल्टेंसी सर्विस, जिनके 3 फाउंडर्स है जो हमारे गेस्ट बनेंगे आज। पहले है विवेक खट्टर, जिनकी जो जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, और इनकी स्पेशलिटी है कि वो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एंजाइटी इश्यूज, फैमिलीज और सबके इश्यूज पर हेल्प करते हैं लोगों को। फिर दूसरे है ध्रुविका झाला, जो भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है, और वो अडल्ट पॉपुलेशन को स्ट्रेस मैनेजमेंट करने में, ग्रीफ और लॉस को मैनेज करने में, उनके साथ डील करने में हेल्प करते हैं। फिर तीसरे जो गेस्ट है वो है निरोली शर्मा, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, और उनका काम है एडल्ट एडल्ट पॉपुलेशन को एंग्जाइटी, मूड रिलेटेड इश्यूज, करियर क्राइसिस, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, वो सब चीज़ों को डील करने में हेल्प करना। तो आज ये 3 जो लोग हैं वो हमारे साथ आएंगे, हमें समझाएंगे, हमारे साथ बात करेंगे, और हम रियलाइज कर पाएंगे कि ट्रॉमा एक्चुअल में क्या होता है, जनरेशनल ट्रॉमा क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, फिर उसके साथ डील करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, और किस तरह से मेंटल हेल्थ सर्विसेज हमें हेल्पफुल हो सकती है। उनकी जो सेफनेस जो सर्विस देता है वो जामनगर, वडोदरा और अंकलेश्वर 3 सिटीज में है, और वो लोग वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, वो फिर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, और उनका मिशन भी यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें मेंटल हेल्थ के बारे में, ताकि लोग अवेयर होके अपने आप को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अच्छे से मेंटली फिट रख सके, ताकि हम थ्राइव कर सके ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें। तो लेट्स वेलकम देम एंड लेट्स गेट टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू लर्न अबाउट ट्रॉमा एंड जनरेशनल ट्रॉमा, सो लेट्स वेलकम देम। So welcome guys, welcome to All Fingers and Thumbs. Thank you for joining us today. Thank you so much for Thank you for having us. तो मैं अभी इंट्रोडक्शन में थोड़ा बता रहा था कि ट्रॉमा क्या होता है फ्रॉम अ लेमेन्स पर्सपेक्टिव। तो हमें ज्यादा पता नहीं होता और हम बहुत सारी चीजें रियलाइज नहीं कर पाते। तो सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है मेरा कि ट्रॉमा एग्जैक्टली होता क्या है, हम कैसे मतलब उसको आइडेंटिफाई करें एज ए लेमैन। क्योंकि
हमें पता ही नहीं चलता होता कि क्या चल रहा है हमारे अंदर, हम क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हैं या फिर हम ऐसे एक्शंस क्यों ले रहे हैं। तो उसको कैसे हम रिकग्नाइज करें, और कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो ट्रॉमा को ट्रिगर करते हैं। Okay. Starting from basic, trauma simply means disconnection from our own self. Right? For example, मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स दूंगा सो दैट आप थोड़ा मेरे साथ रह सकते हैं। जैसे अगर कोई नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर होता है तो उसमें क्या होता है, इतना सारा स्टिमुलस या कुछ भयानक घटना जो होती है, राइट, वो आन पड़ती है एंड चीज़ें काफ़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है इन द सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। एंड उसका इफेक्ट जो है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 9/11 ले लेते हैं, विच वॉज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर, राइट। और नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक है, राइट, या फिर फ्लड्स हैं, जिनके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रहते हैं इन द सोसाइटी, इन द कम्युनिटी, राइट, जिसको हम डिजास्टर बोलते हैं। क्यों डिजास्टर बोलते हैं? कि जितना इंटेंस वो जो इवेंट था उतना ही इंटेंस उसका हमारे पे इफेक्ट होगा, राइट। इन द सेम वे वो चीज़ जब एक इंसान के साथ होती है उनकी डे टू डे लाइफ में, राइट, उसको हम एट्रॉसिटी कहते हैं, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में ट्रॉमा भी बोल सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को रोज कोई घर पे आके कोई मेरे को रोज बेल्ट से या फिर कोई मारता है, या रोज मेरे को गाली देता है, या कोई गुस्से करके या फिर अब्यूज करके मेरे साथ बात करते हैं, राइट, एंड एवरी डे दिस इज हैपनिंग टू मी, राइट। सो एट वन पॉइंट क्या होगा कि मेरी जो नेचुरल एबिलिटी थी, राइट, वो इफेक्ट, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि मैं जिस तरीके से बिफोर द इंसिडेंट, बिफोर द ट्रोमैटिक इंसिडेंट जो मैं पहले था नेचुरली, राइट, मेरी एबिलिटीज जो थी, राइट, मेरा तरीका था, एक लाइफस्टाइल था, एक जीने का, चलने फिरने का जो तरीका होता है नेचुरल, वो एक डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। सो ट्रॉमा को समझने के लिए बहुत बेसिक सी स्ट्रेस की थियोरी पे मैं थोड़ा फोकस करूंगा, राइट, कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज परसीव्ड थ्रेट, राइट। स्ट्रेस के दो पैरामीटर्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, टेक्निकल टर्म्स में, राइट। प्राइमरी मतलब परसीव्ड थ्रेट। फॉर एग्जांपल, आपके लिए शायद एग्जाम में फेल होना बिल्कुल भी बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, राइट, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, राइट। तो आपने वो एग्जाम का जो फेलियर है उसको थ्रेट की तरह परसीव नहीं किया है, और किया है तो बहुत ही कम उसका जो इंटेंसिटी है वैसा, राइट। फॉर मी failure in examination can be a major like intensive incident or act, right। एंड उसका जो इफेक्ट होगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको परसीव जिस तरीके से कर रहा हूँ कि ये बहुत खतरनाक है, ये डेंजरस है, लॉन्ग टर्म में बहुत, ये तो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू। एंड सेकंड इज सेकेंडरी जो रिसोर्सेज हैं, दैट इज मेरे पास कौन सी रिसोर्सेज हैं टू डील विद दैट स्ट्रेस, राइट। सो कोई भी आप थियोरी ले लो स्ट्रेस की, ये दो चीजों के बारे में सब बात करते हैं, परसेप्शन ऑफ थ्रेट और नेचुरल रिसोर्सेज टू डील विद इट और कोप विद इट, राइट। जितना बैलेंस्ड है उन दोनों का जो डायनामिक, उतना ज्यादा इंसान रिजिलियंट या फिर नॉर्मल लाइफ जीता है, राइट। फेल हो गए, आपने सोचा तुरंत ही कि कोई बात नहीं, राइट, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। सो आपकी नेचुरल जो एबिलिटी है कोप करने की, विच इज टू लुक एट द पॉजिटिव, राइट, टू टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी और अ चैलेंज, राइट। मैं वो शायद चीज वो नहीं कर पा, मैं ऐसे परसीव कर रहा हूँ कि बहुत ही डेंजरस चीज है, बहुत ही खतरनाक है, ये तो इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। और मैं भी ये भी सोच रहा हूँ कि मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है डील करने के लिए, राइट। अब तो मैं फेल ही हो गया लाइफ में, राइट, देयर इज नो सेकंड चांस, देयर इज नो अदर वे आउट, राइट। अब आप सोचो यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है आपको, राइट। इन द सेम वे वो चीज आप रेगुलर बेसिस पे जितना ज्यादा इम्बैलेंस नेचर ऑफ द परसीव्ड थ्रेट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज जितना ज्यादा रहता है, राइट, चीजें उतनी ही
डिफिकल्ट होती जाती है, एट वन पॉइंट हमारे जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है वो क्रॉस कर जाता है, राइट? एंड दैट कैन बिकम एट वन पॉइंट ट्रॉमेटिक। सो ट्रॉमा दो टाइप के होते हैं। एक है टाइप 1 ट्रॉमा, जो कोई बड़े इंसिडेंट, जो हादसा होता है, राइट, विच वाज लाइक अ वन टाइम थिंग, राइट, लाइक अर्थक्वेक, और लाइक लेट्स से फैमिली में किसी की डेथ हो गई, क्लोज वन, राइट, वन टाइम थिंग, दैट इज टाइप 1 ट्रॉमा, राइट? एंड सेकंड इज टाइप 2 ट्रॉमा, दैट इज मोर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, जो हमारे साथ रोज की रोज हो रही है। आप वो लाइफ जी रहे हो रोज के रोज। लेट्स से आपकी फैमिली में अगर ट्रॉमेटिक ट्रिगर्स हैं कोई, जैसे पेरेंट्स है या कोई रिलेटिव्स है या आपके सिबलिंग्स है या एनी अदर फैक्टर इन फैमिली, और लेट्स से रिलेटिव्स में, कम्युनिटी में, कहीं पे आप उनके बीच रह रहे हो, राइट? रोज आप वायलेंस देखते हो, रोज आप झगड़े देखते हो, अग्रेशन देखते हो। अगर किसी के पेरेंट्स अल्कोहल अब्यूज करते हैं, देन यू नो उनका इफेक्ट जो उनकी फैमिली पे आता है, उनके सिबलिंग्स पे या खुद पे, राइट, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, राइट? डेली लाइफ इवेंट्स में हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, इट इज मोर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, जहाँ पे धीरे 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 स्ट्रेस लेवल का जो हमारा इंटेंसिटी बढ़ता है, थ्रेट परसेप्शन बढ़ता है, और हमारा नेचुरल एबिलिटीज जो हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो कम होती जाती है, एंड एट वन पॉइंट हमारा थ्रेशोल्ड जो है वो भी बहुत कम हो जाता है। सो इट डजंट टेक ह्यूज और इंटेंस ट्रिगर फॉर अस टू हैव दैट सेम काइंड ऑफ रिएक्शन जो हमने पहली बार किया, राइट? सो लेट्स से 2 साल पहले आपने जो पहली बार वो इंसिडेंट फेस किया, उसमें आपको इतना लाउड रिएक्शन नहीं था, आप इतने ज्यादा डर नहीं गए थे, राइट? बट 2 साल के बाद, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सो आज आपको बस एक छोटा सा ट्रिगर पॉइंट चाहिए, नॉट इवन दैट पर्टिकुलर ट्रिगर पॉइंट, कोई क्यू भी हो सकता है, हिंट भी हो सकता है, राइट, which can have the same or similar kind of effects in your body, right? So that you can consider as trauma. तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो जो आपने टाइप 1 जो बताया, वो एक्सटर्नल फैक्टर से जनरली ज्यादा ट्रिगर होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो टाइप 2 है, वो सोशल कंडीशनिंग उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइप 2 जैसे कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा के लिए? तो वहाँ टाइप 1 ट्रॉमा बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल है, बट टाइप 2 ट्रॉमा भी एक्सटर्नल है, राइट? जैसे मैंने बताया, फैमिली में वायलेंस है, राइट, नॉट इन आवर कंट्रोल। पेरेंट्स अब्यूज कर रहे हैं, नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट? कम्युनिटी में झगड़े हो रहे हैं, नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट? हमारे कंट्रोल में अगर चीजें होती, राइट, तो आप देख रहे हो थ्रेट परसेप्शन इतना ज्यादा नहीं होता, बिकॉज आई एम नॉट परसीविंग इट एज अ बिग थ्रेट, इट इज इन माई कंट्रोल। जैसे फेलियर था, राइट, आपने तुरंत ही परसीव किया कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, इन योर कंट्रोल, राइट? मेरे लिए वो नहीं था। सो अगेन टाइप 1 या 2, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेस। तो अभी जो आपने बोला कि दो टाइप के ट्रॉमा होते हैं, उसमें से जो कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा होता है, उसमें मुझे ये पॉइंट ऑफ व्यू लगता है कि कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ज्यादा जो है, क्योंकि हम लार्जर स्केल पे अगर बात करें तो सोसाइटी आती है उसमें, कम्युनिटी आती है उसमें। तो जहां तक हमारी हम खुद से डील करने की बात हो हमारी, या फिर फैमिली के साथ डील करने की बात हो, तो वो थोड़ा इजी है हमारे लिए। लेकिन जब स्केल बड़ा हो जाए, तब अगर हम रियलाइज भी कर लें कि हम इस ट्रॉमा से सफर कर रहे हैं और ये रीजंस है, तो फिर हम उसके साथ डील कैसे करेंगे जब ये स्केल बड़ा हो? हम लोगों को कैसे समझाएंगे कि भाई ये चीजें हैं, और जो हम सफर कर रहे हैं वो आप भी कर रहे होंगे शायद। तो हाउ विल वी डील विद दैट? ओके, सो मैं इसके लिए पहले ये पूछना चाहूंगा कि बाकी लोग कैसे डील करते हैं according to you? और लाइक एनीवन कैन आंसर। ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं चलता, और जिनको पता चलता है थोड़ा बहुत, वो अवॉइड करते हैं कि भाई हाँ, इससे मतलब इसको बिना जाने या फिर इसके ऊपर काम किए बिना भी अगर लाइफ चल रही है तो चलने, तो हमें क्यों कुछ करना है। तो वो ओके, मेरा ऑब्जर्वेशन तो यही रहा है कि लोग राइट राइट राइट, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। काफी लोग को या तो पता नहीं होता कि ये ट्रॉमेटिक हो सकता है लॉन्ग रन, काफी लोग अवॉइड करना पसंद करते हैं, राइट? नाउ हम लोग का ये अजम्पशन रहता है कि अवॉइड करना बुरी बात है। हम्म, काफी लोग बोलते हैं कि अवॉइड मत करो, फेस करो, राइट?
वो एक्चुअली बुरी बात नहीं है। अवॉइडेंस जो बिहेवियर है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से आप देखोगे काफी हेल्पफुल बिहेवियर माना जाता है, क्योंकि अगर हमने काफी चीजें अवॉइड नहीं की होती तो आज इतना आगे एवोल्यूशन में नहीं पहुंचते, राइट। सो मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी न्यूज़ पढ़ी होंगी, देखी होंगी कि वॉर चल रही है या देयर आर सम पॉलिटिकल क्लाइमेट जहाँ पे इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज पे काफी इफेक्ट आ रहा है, राइट। हमको पता नहीं है क्योंकि शायद हम पे वो बीती नहीं है। नाउ हाउ डू पीपल डील विद दैट? पीपल आर आइदर फाइटिंग फॉर इट और पीपल आर अवॉइडिंग इट, कि हमको क्या लेना देना है। जब तक खुद पे नहीं आती है तब तक वो ज्यादातर अवॉइड ही करते हैं, राइट। बट नाउ हाउ डज इट बिकम ट्रॉमेटिक? ट्रॉमेटिक तब होता है जब आपको ऐसा लगता है कि इससे डील करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, right? इससे डील ही नहीं किया जा सकता। तभी हम अवॉइड करने का सोचते हैं कि छोड़ो यार, कहाँ पंगा लें, क्या ही करने का इसमें। दैट्स व्हाई वी ट्राई टू अवॉइड। सो अवॉइड तब करते हैं जब हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं। एंड अगर रिसोर्स होता है, अगर हमारे पास लेट्स से रिसोर्स में वन ऑफ देम इज कॉन्टैक्ट्स, राइट, तो हमारे पास अगर अच्छे कॉन्टैक्ट्स है तो हम लोग बच जाएंगे। हमारे पास अच्छा सपोर्ट है कम्युनिटी में या फैमिली में, अगेन अच्छे से डील कर पाएंगे। हम लोग के पास अच्छी कोपिंग स्टाइल्स हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं, राइट, बहुत पॉजिटिविटी है हमारे में, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं हम लोग, तो अच्छे से डील कर पाएंगे। बट इट डजंट मीन दैट अवॉइड करना बुरी बात है या गलत बात है। Trauma you can recognize very easily when you have seen or observed some bodily changes. पहले आप सेम न्यूज सुनते थे, तब आपको बॉडी में कोई ऐसे मेजर चेंजेस दिखते थे, और अभी आप सुन रहे हो तो अभी आपको दिख रहे हैं चेंजेस। तो व्हाट हैज चेंज्ड, राइट? एंड इफ अल्टीमेटली ट्रॉमा की अगर बात कर रहे हैं, ट्रॉमा रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वी नीड टू कम बैक टू अवर बॉडी, राइट। फैमिली हो या कम्युनिटी हो या पॉलिटिकल लेवल पे कहीं पे बात हो, अल्टीमेटली इट कम्स टू आवर बॉडी। हमारा बॉडी जब वो थ्रेट परसीव करता है, और जब रिस्पॉन्सेज कैसे होते हैं, डर जाते हैं, एकदम स्टार्टल या शॉक रिस्पॉन्सेज होते हैं, राइट, एंजाइटी बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन बढ़ जाता है, राइट। सो एक टाइम पे हम लोग काफी हेल्पलेस हो जाते हैं, बहुत एंजाइटी हो गई, थ्रेशोल्ड के ऊपर चला गया और वापस से अब कुछ कर नहीं सकते, वापस धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, एंड हम लोग का मूड लेवल बहुत अफेक्ट होगा, हमारा एक्टिविटी, डेली फंक्शनिंग, सारा कुछ आप देखो काफी अफेक्ट होता है, राइट। सो अल्टीमेटली वी नीड टू डील विथ अवर बॉडी, राइट। बॉडी के साथ डील कर रहे हैं, अब वो पॉलिटिकल वायलेंस की बात करें, कम्युनल वायलेंस हो, या फिर फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, या पीयर लेवल पे प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी हो, अल्टीमेटली यू कैन आइडेंटिफाई that it is in my body that I'm experiencing certain changes, major changes, which I had not seen before. Right? हमारे बॉडी में स्पेशली ब्रेन में एक चीज होती है, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, वो एक ब्रेन का रेडार होता है, right? तो वो रोज के रोज हर मोमेंट पे वो चेक करता है कि बॉडी में क्या चल रहा है, बॉडी में क्या चल रहा है, राइट। व्हेन इट स्टार्ट्स डिटेक्टिंग सम चेंजेस ऑन एन ऑर्गेनिक और विसरल लेवल, राइट, अब वो चेंज जैसे डिटेक्ट करता है, इट सेंड सम सिग्नल्स टू आवर बॉडी, टू आवर माइंड, कि भाई लेट्स से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होता है, लेट्स से कॉर्टिसोल व्हिच इज अ स्ट्रेस हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर, राइट। अब वो बार बार हो रहा है, लेट्स से एक बार हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ स्ट्रेस हो रहा है, हम लोग थोड़ा काम करेंगे, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, राइट। तो अभी हमें पता कैसे चलेगा कि भाई क्या हो रहा है? व्हेन इट इज रिपीटेड इन नेचर, बार बार वो रिकर हो रहा है, तो कुछ तो ऐसा हो रहा है बाहर जो हमें स्ट्रेस दे रहा है, शायद हमने नोटिस नहीं किया। सो पहली चीज है ट्रॉमा आइडेंटिफाई कैसे करना है, व्हेन देयर इज सम सडन चेंज दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर बॉडी व्हिच वाज नॉट देयर बिफोर, राइट। काफी एग्जांपल्स हम जब थेरेपी में क्लाइंट्स देखते हैं, तो आई टेक वर्किंग मदर्स और मैरिटल केसेस, तब मदर्स का ये सबसे कॉमन सा जो इशू रहता है
राइट, मैं अपने बच्चे को खाना कैसे दूंगी टाइम पे, या फिर मैं मेरा रूटीन कैसे कल का होगा बिकॉज इट लुक्स वेरी बिजी, पैक डे लग रहा है काफी, राइट। ऊपर से मेरे इन लॉज परेशान कर रहे हैं, ऊपर से मेरे हस्बैंड की नई कोई मीटिंग है तो उनको ध्यान रखना है, बच्चों की कोई एग्जाम है तो उन पर फोकस करना है, राइट। अब सोचो कितना सारा स्ट्रेस है, राइट। एक बार हुआ, बहुत स्ट्रेस फील हुआ, तो ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा करके वी ह्यूमन बीइंग्स हैव दिस टेंडेंसी टू अडैप्ट टू सर्टेन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, नो डाउट अबाउट दैट, हम लोग बहुत ही सक्सेसफुली वो करते आ रहे हैं अभी तक, राइट। सो ऐसे इंसिडेंट्स जो है, जो वन टाइम टू टाइम्स काफी ऐसा ओकेजनली होती है, तो हम लोग डील कर लेते हैं, राइट। कभी हमारा शायद हेल्थ भी इफेक्ट आता है, हो सकता है, राइट, बट वो ट्रॉमा नहीं कहलाता है जब तक वो एवरी डे नहीं होता है हमारे साथ, एंड प्लस हमारे कोई डिलीटेरियस इफेक्ट नहीं दिखते हैं, सर्टेन चेंजेस, लाइक फॉर एग्जांपल मदर्स का मेजर इशू इज बहुत जल्दी थकान हो जाती है, फटीग बहुत बढ़ गई है। और फटीग क्यों बढ़ा है? इतने सालों से तो आप वही करते आ रहे हो, अचानक से बॉडी ने क्यों गिव अप कर दिया? कोई तो रीजन होगा उसका। अगर मेरे को बोलते हैं कि हाँ ये रीजन है पर्टिकुलरली, देन इट्स फाइन, आई ट्रस्ट दैट, बट व्हेन देयर इज नो रीजन एंड व्हेन ऑब्वियसली दे विल गो टू अ डॉक्टर फर्स्ट टू चेकअप के क्या हो रहा है, राइट। डॉक्टर्स बोलेंगे सब फाइन है, सारे रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल है, बट फिर भी फटीग हो रहा है, right? और एज भी इतनी नहीं है कि आप जैसे 35 38 इज नॉट ओल्ड एज जहाँ पे फटीग एविडेंटली दिखता है, सो समथिंग मस्ट बी देयर, that's how you identify or start at least observing certain events कि क्यों हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस सिचुएशन में हो रहा है, किस 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 इंसान के साथ मैं जब टाइम स्पेंड करता हूँ तब हो रहा है, राइट। एनीथिंग कैन बी अ ट्रिगर, then it becomes our responsibility to identify the cues in our environment कि ये भी हो सकता है, इसकी वजह से भी हो सकता है, and it takes some external help, I'm not saying कि वो हम लोग खुद से कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर थेरेपी में आ रहे हैं तो हम लोग ये चीज़ रियलाइज करते हैं कि, और करवाते भी हैं कि शायद ये चीज़ हो सकती है इनको डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेसर है विच इज मेकिंग और क्रिएटिंग सम मेजर इम्पैक्ट इन देयर बॉडी, राइट। बट इट टेक्स सम एक्सटर्नल हेल्प बिकॉज हम खुद से वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, इट्स rather difficult, I'm not saying impossible, but it's very difficult, right? Same thing you can apply to any community-based violence or trauma or incidences, or let's say socio-political level पे, right? कहीं ना कहीं हमको ultimately we have to come back to our body and we have to make sure कि हम लोग किस तरीके से अपने body को regulate करते हैं। Right. तो हाँ, तो अभी अभी जैसे आपने बोला कि जब हम ट्रॉमा रिस्पॉन्स की या फिर हम जब फील करते हैं कुछ चीजें अंडर स्ट्रेस रहते हैं ज्यादा टाइम के लिए, तो हमें हमारी बॉडी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे रिस्पॉन्स हमारी बॉडी दे रही है, ताकि हमें रियलाइज हो कि एक्चुअली वी आर फेसिंग ट्रॉमा और वी आर सफरिंग फ्रॉम ट्रॉमा, राइट। तो फिर क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो हम बॉडीली फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो फिर ये बहुत सारे लोगों को होता होगा, तो एक फैमिली में भी बहुत सारे जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी ये चीजें होती होंगी। तो ट्रॉमा के अंदर जनरेशनल ट्रॉमा भी बहुत सुना है हमने, और बहुत लोग उसके बारे में बात करते हैं, और बहुत सारी जगहों पर ये भी होता है कि लोग कई बार एक्चुअल में जेन्युइनली जनरेशनल ट्रॉमा की वजह से कुछ कर नहीं पाते, और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग एक्सक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलते हैं कि क्योंकि उनको अकाउंटेबिलिटी का नहीं लेनी है चीजों की, एक्शंस की, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने होते। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है इसको समझना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जनरेशनल ट्रॉमा क्या होता है, और वो किस तरह से उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है हमारे साइकोलॉजी पर, और किस तरह से हम उसके साथ डील कर पाएंगे। Can you hear me? Yes. Yes. So one thing is, which is very much important, that trauma is just not psychological. It can be sociological, it can be political, it can be through religious frameworks, it can be through any literary or historical event that has happened. And when a generation or a member, like collectively, जब लोग एक particular event को experience करते हैं, and it might cause
group may consciously some sort of memories and some sort of changes which might cause them future identity crisis or even present survival crisis. So when a person is experiencing that, and when that trauma is passed to another generation, it can be in any form. When it's passing from one generation to the other, that is called transgenerational or intergenerational trauma. Even you can see that it is for a whole generation to see, or it can be in just the form of a family. So if I give you an example for how like African communities face this issue a lot, wherein the kids of this generation say that their parents have been very harsh on them. Their parenting has always been so scrutinizing, so criticizing. There's no support or love that they show. So if you see why was this always happening, if you see their grandparents were always in a survival mode, wherein they have to survive, they have to keep their kids safe. And do you think so that somebody, when they're trying to keep their kids safe from the people who are outside who might kill them at sight, would be really good parents in the way that we think that they should be nice to them? Their kids in the end, they're going to be harsh on them. They want them to survive from that that situation wherein they cannot help their kids to, of course, prosperous, but actually survive. Now as we are now the African community wherein they have this space of freedom, they can look for prosperous mode wherein they can thrive to get better life. At that time they were in survival mode. The grandparents learn the same way, the parents learn the same way. Now, as a person who has a better opportunity, you have a choice to not pass that parenting to your own child. So you need to understand that this generational trauma might come from their trauma because that was the way they had to do it. You see, even it's a very interesting study, and it's my perspective, wherein South Korea was a very garib country, if I would say. It did not have much money. It was going under a famine and everything. And the only thing that they were relying on was actually asking people to study. And that led to them growing to Samsung and LG being the 70% of their GDP. Now, when you see Samsung and, of course, LG, now they want people who are well studied, they have read well and all of that. So the culture of working hard, the culture of earning more and studying comes from this stress that we have to survive. And for that survival, we have to be harsh on our kids. Ki tum padho. If you do not study, my progeny is not going to pass. So if you see how beautifully this stress of survival passes to another country, and somewhere there it's very relatable to us as an Indian society as well. You see the same when an Indian goes from here to another country, and when they take the Indian society as they see us zamane ka Indian society. They might have left in 1950s, so they have the idea of India as being in 1950s. They don't have the idea of India being in 2020, right? And when they take that sort of parenting with them, and then they imply the same parenting with their own children. So now you cannot ask them that this parenting is bad or good. Of course, the change is going to happen, but this is what they have learned. That is how being in a country wherein you are not what is it called? Accepted as a primary citizen. You are a second, you're a third citizen or fourth citizen, which is definitely not easy to live in. When that sort of situation comes into play, you are always in a survival mode. And when you look into this intergenerational aspect of how this trauma can be passed, some studies do show that epigenetics plays an important role. Wherein epigenetics is basically the study of how your behavior and your psychological aspect, the stresses that you have taken, might actually turn into and have an effect on your genes. So you pass it to other generations after you. So it has shown that some mothers, when they were exposed to trauma during pregnancy, the fetus was actually was facing certain issues in the womb, of course, and that trauma is not going to be like exactly in behavior. आपके कहीं पर stress level increase हो जाएगा,
कहीं पे आपका cortisol रिलीज होना शुरू हो जाएगा ज्यादा, आपकी कोई particular body parts would be reacting or giving reactions in a different form, like not actually exactly like a normal person. So there might not be a direct exposure to the child or the fetus. The exposure was from the generation जो उनसे पहले की है. And that, again, if the mother is facing trauma from another generation, the child was never exposed to it directly. It was exposed indirectly. So when this comes in, it might turn into DNA and it might show certain changes in the genes, but it would not be in the form the way you think that it would be directly in form of behavior, but it would be physiological again. Huh. And when you see that trauma can be exposed not just through epigenetics, but it would be through parenting, the way your family environment is, your parental behavior, your community, what sort of beliefs do you have, what practices do you have. And when you talk about, again, African communities, they were stripped from their own culture. They were taken away from their own identity. So they had a question of their own identity. It happens to all of us when we move from one country to another country. We have identity crisis. What am I supposed to do? What do we call it as home? You're again under so much of stress and trauma. So another beautiful thing wherein one of the persons tried to relate to themselves by actually going back to their own culture. That is the way they started healing themselves. So trauma is not just that bad parenting. It might be just that you were not living in the best place and you did not feel that you belong to this place. I want to go back to my culture. I want to go back to the people who look like me, who speak like me, who talk like me, who eat like me. That helps with healing as well. I hope that I've answered your question. Yes. So मतलब इससे मुझे दो क्वेश्चंस और भी हैं कि अगर बिहेवियर और बाकी सारी पैटर्न्स में, थॉट प्रोसेस में और सब में हम अगर पास ऑन कर रहे हैं हमारा ट्रॉमा, तो क्या हम बॉडी के रिस्पॉन्स में भी सेम वे में पास कर रहे हैं? मतलब बॉडी का रिस्पॉन्स भी सेम हो सकता है अगर मेरे फादर कोई सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहे हैं या उनकी बॉडी जैसे रिएक्ट कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि मेरी बॉडी भी वैसा ही रिएक्ट करे? So if I ask you, is there any issue that your father and you feel he is same? हाँ, जैसे हम लोगों को जैसे हम लोगों को अगर डॉग्स देखते हैं तो हम दोनों को बहुत डर लगता है, तो फिर अगर आई ड्रॉप्स डालने हो तो हम दोनों को सेम मैनर में डर लग रहा है, कुछ अलग नहीं है वहां पर? Yes, I would say that is something very similar, especially eye drops, because it's something is coming closer to you, and that behavior is not fearful for me, but I know that might be something that Vivek would be feeling. Mm-hmm. So it differs from one generation to another generation, and even which race you belong to, and what, for example, snakes, the behavior, the fear of snakes has been passed down, or it's universal. And another thing, which is bitter taste. Bitter taste is again universal. सबको करेला खाना पसंद नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्यों सबको universally अच्छा नहीं लगता? It is because bitter tasting things are poisonous. That is what you have learned and you've seen, and then you've inculcated to the level that epigenetics, that behavior is coming to you. And when you talk about you fearing of dogs, there's a possibility there was vicarious learning happening. That you saw your father getting scared of a dog, and when you saw that my father is getting scared of a dog, तो मेरे को भी तो डर लगना चाहिए because my father is getting scared of it. So you learn the response in that manner, and maybe there's a possibility that you will pass it to your child as well. So here again, that trauma has to be stopped, and you have to learn, and that doesn't pass to your child. हाँ, ट्रू राइट. तो दूसरा जो आपने साउथ कोरिया वाला बताया ना कि the country had to face a lot of crises, a lot of different things, और उसमें से ट्रांजिशन हुआ. वैसे 70s में चाइना में भी हुआ था, फिर वहां पर उन लोगों ने भी वैसे ही किया कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन स्टार्टेड वर्किंग. भले ही पेट्रियार्की पहले से है और जहां पर ऐसे जेंडर रोल्स थे, लेकिन फिर भी वो लोग चाहते थे कि वो ऐसी क्राइसिस से बाहर आए, तो फीमेल्स भी वहां पर काम कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा काम कर रहे थे. तो उससे ईस्टर्न कल्चर में बहुत जगह पर ऐसा होता है कि हार्डवर्क के और हसल के नाम पे हम कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना हम अपने सेल्फ वर्थ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं. तो जैसे नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, वैसी कंट्रीज भी हैं जहां पर डिक्टेटरशिप है, जहां पर लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा पता नहीं है. मतलब मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ रहा था, तब
बहुत सारे चाइना के स्टूडेंट्स थे वहां पर, लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन देयर बिहेवियर के वो लोग अपने ही क्लोज्ड कम्युनिटी में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। वो ज्यादा इंटरेक्ट दूसरे कल्चर के लोगों में नहीं करते वो। और उनके एक कोई भी डिवाइस अगर ये यूज करेंगे, अगर हम जनरली क्या करते हैं, हम इंडियंस क्या करते हैं कि हमारे सारे डिवाइसेस में लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इंग्लिश होती है, लेकिन उनके सारे डिवाइसेस में, और ओएस हो या फिर कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, सारे डिवाइसेस में बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज मैंडरिन है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने ऑब्जर्व किए। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से ये ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है या फिर क्या होता है, लेकिन मुझे हमेशा से क्वेश्चन है कि अगर ऐसी कोई कंट्री में कोई रह रहा है तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर रोज कोई डिजास्टर सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी रह तो ऐसी सिचुएशन में है ना कि जहां पर उनको बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा पता नहीं है। So you have given my answer that just there's stress every single day. You're trying to cope up with a new thing. So if you see that आपका पहला दिन स्कूल का is such a stressful situation. You're going to a new school. How are you going to behave? What are you supposed to do? First day would be that you will not going to talk to anybody. You'll just observe what is happening. You'll be the silent kid, even though you are the most naughtiest or the most notorious child. But the first day would be you'll be silent. But slowly and steadily, you'll get easier with the environment and then you start mixing with them. But the good part here is that you are here with the brown kids. And if you're sitting with others, racial people, the behavior would be different. Do you feel that you will be easily getting in talk, like it would be easily mixing with people who are Indian? And same, अगर मैं आपको उठा के और क्लासरूम में डाल दूं जहाँ पर multi language speak करता है, where would you be easily getting mingling? आपके लिए easy होगा? हाँ, मतलब यही टेंडेंसी होती है हमारी कि हमारे जो हम जिसको जानते हैं या फिर जो हमारी ऐसी भाषा यूज कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो हमें लग रहा है कि हम हमारी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम उनके पास पहले जाएंगे टू फील दैट कंफर्ट कि भाई हाँ, यहाँ पर हम Comfort, सेफ है, कंफर्ट। familiarity. या Yes. So when you see familiarity, it will be easier for you to deal with it, cope up with it. Again, the coping comes here. Your body will not be in arousal. Body will not be agitated. Whereas your body will be agitated when you're constantly in a room with multi-language speaking people. Right? And And yes. So somewhere you would also see them as a threat. For example, जैसे अगर हम familiarity की बात करें, तो वहां पर आप अलग अलग स्टिमुलस को थ्रेट जैसे देख नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि इस फ्लो में चीजें जा सकती है। बट अगर आप बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जिनको आप जानते नहीं हो, आप कभी मिले नहीं हो, अगेन आपके पास थ्रेट के रीजंस बढ़ जाते हैं कि अभी ये ऐसा कुछ कर देंगे जो हमें पता नहीं होगा, ये चीज हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। देन अगेन योर स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम्स इन कि वापस से हम एज अ थ्रेट या फिर एज अ हार्मफुल स्टिमुलस देखने लग जाते हैं, और सेम बॉडीली फंक्शंस वापस स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज आपके साथ ऑलरेडी शायद से ऐसा कुछ हो रखा है, या फिर आपने ऑलरेडी सीखा ही यही है कि ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए। सो एवरी सिंगल टाइम समथिंग सिमिलर हैपेंस, योर बॉडीली रिस्पॉन्सेस वुड बी सिमिलर। विवेक, तुम और भी कुछ ऐड कर रहे थे? हाँ, सो जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं, जब मैंने बॉडी के बारे में बात किया था, राइट, सो व्हाई डू वी ऑलवेज हैव टू कम बैक टू आवर बॉडी? बिकॉज अल्टीमेटली ट्रॉमा में हमारा जो परसेप्शन है दैट वी आर नॉट सेफ, राइट, सो टू रेगुलेट द बॉडी कि भाई हम सेफ हैं, राइट, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग वापस से बॉडी पे फोकस करें, राइट। एंड जो निरोली ने जैसे बात की साउथ कोरिया के बारे में, राइट, दैट्स ए कलेक्टिव फॉर्म ऑफ कोपिंग, राइट, पूरी सोसाइटी एज वन कैसे कोप कर रही है उनके ट्रॉमेटिक सिचुएशन से, राइट। जैसे हम लोग नेचुरल डिजास्टर से कैसे कोप करते हैं एज अ कंट्री, राइट, और एज अ सिटी, राइट, द सेम वे हम लोग अगर बड़ी कम्युनिटी की बात करते हैं, लाइक होल कंट्री, और हमारे पे कुछ होता है, राइट, जस्ट लाइक टेक एनी एग्जांपल ऑफ हॉलोकॉस्ट, राइट, और एग्जांपल ऑफ द हिरोशिमा नागासाकी इंसिडेंट, right, or 9/11 incident. As a community, as a society, as a country, you can collectively adapt and cope. So individual coping भी रहता है because we want to feel safe, but also we have to adapt to the communal response के मेरे society वाले
या मेरे फैमिली मेंबर्स या मेरे जो रेस के लोग हैं वो कैसे डील कर रहे हैं उस चीज से. And if we also start learning the same behavior, right, in that familiar state, we again feel safe with our own self and also with others. Right. जैसे आपने बोला था कि आपको डॉग्स से डर लगता है, राइट? तो वो चीज शायद से आपने सीखी है अपने फादर को देख के, तो वो सेम रिएक्शन सीखा है आपने. एज अ कम्युनिटी, इफ यू आर लुकिंग एट द होल कम्युनिटी अडैप्टिंग टू समथिंग, तो वो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, ओके दिस इज वर्किंग फॉर देम, मे बी वी ट्राई इट एज वेल, एंड कलेक्टिवली यू आर फॉलोइंग द सेम वेज. तो इफ वी टॉक अबाउट कोरिया, तो उनके लिए पॉजिटिव तरह से वर्क कर गया. मे बी एज अ कम्युनिटी लोग इतने पॉजिटिव वेज अपना नहीं रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लुक एट आवर इंडियन सोसाइटी, people have a tendency to get aggressive now. So as collectively वो तरह का रिस्पॉन्स ज्यादा जनरलाइज हो गया कि एक कहीं से स्टार्ट हुआ, बट अब more and more people are reacting the same way. तो एज अ कम्युनिटी रिस्पॉन्स अडेप्ट करने का सेम हो गया है सबका. सो दैट्स हाउ इट्स पास्ड ऑन. सो कहीं पर अच्छा वर्क करेगा जहां पर थोड़ा पॉजिटिवली अडेप्ट कर रहे हैं, कहीं पर अगर नेगेटिवली कर रहे हैं तो वो अलग रिस्पॉन्सेज होंगे, अलग सिचुएशंस होगी, अलग टर्न आउट होगा. So when we as brown people or Asian people can relate to certain behaviors wherein you have to be working hard, you have to be educated, you have to be doctors and engineers, or you have to have this particular behavior ki curfew hai aapke paas, ya fir you have to dress a certain way, you have to behave a certain way, which is very general for our society, wherein we give respect as we are collectivistic society. हम अपनी जनरेशन को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी पुरानी जनरेशन को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, irrespective of their beliefs, which might be very different. But now when the current situation is that the real world is changing and their world is not changing, it creates a rift between you. So now the choice comes that do you want to pass the same thing to your generation, or do you really want to create a change? Do you want to make the change because the next generation will have very different problems? Your problems are going to be gone. The new different problems, you have to give the support and the love and nurturance in such a way that they are capable of actually dealing with it. So the change has to come when there's a rift. There have to be a rift so that the change comes into play. So now we can talk about how that change can happen. Would anybody would like to take that up? That rift is something जो इतना recognizable होता नहीं है, क्योंकि हमने already सीख लिया है कुछ, तो why would we want to change? हम same behaviors already carry on कर सकते हैं क्योंकि हमने already learning कर ली है इसकी. हम नए सीखने जाएंगे, that will take more time, more energy. Maybe it will work out, maybe it will not. तो maybe पुरानी वाली problem के लिए जो चीज हमारे लिए work कर गई, वो same तरीका हम आगे भी apply करना चाहेंगे, because that's our old learning and we know it works in some problem. तो क्यों ना same similar sort of problem या फिर एकदम ही अलग problem में same solution लगा के देखें. I have this example of this female sharing her generation trauma, wherein she had certain issues the way her father parented her. And she did not want the same way or the fear that she had about her father to be passed on to her children. So now, first of all, to help her child to not be, to build on to certain behaviors, to not have that relationship that she shared with her father, first thing that she did was healing herself first, and then moving on to think of what the child can do. So you have to be aware that you are suffering from trauma, you are not dealing with it well. So you have to heal first, become well, and then you can think of how you can help your own child. Because the child was actually building a really good relationship with the father because the father was really receptive, very caring, very emotionally there for the child. But then the mother was feeling that what might be the possibility. So now it comes that you should be aware of your own traumas. Right. You can so like also every person is either going through some sort of trauma or they're carrying the burden to actually break that cycle. दोनों में से एक चीज हो रही है. बोलो विवेक. So this can also be looked from the view of like dating and relationships, right? जैसे let's say one
one couple is in a toxic relationship, right? And बहुत ही traumatic incident रहा है for one partner, right? So before jumping into another relationship, they should first heal themselves, right? So that they don't pass on the same behavior to others. वरना उस next relationship में भी same रहेगा, उनका behavior same रहेगा. शायद उन्होंने जो traumatic incident से जो सीखा है last relationship से, उसका effect दूसरे रिलेशनशिप में पास ऑन हो सकता है, विच इज वेरी लाइकली, राइट? हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, ये चीज देखते रहते हैं हम लोग काफी एडोलेसेंट्स के केसेस में या फिर एडल्ट्स के केसेस में, इवन मैरिटल के केसेस में, राइट? एक मैरिज जो है वो सक्सेसफुल नहीं था, राइट? सो आफ्टर द डिवोर्स हाउ इट केम द सेम बिहेवियर रिपीटेड इन अदर मैरिज, राइट? देयर इज नो और वेरी लेस चेंज, राइट? सो वी कैन लुक एट इट from this perspective as well, how it transfers to different relationships, right? हाँ, तो अभी जैसे आपने बताया कि रिलेशनशिप्स में बहुत चीजें अफेक्ट करती है, क्योंकि हम भले ही एज एन इंडिविजुअल कुछ फेस कर रहे हैं या फिर किसी चीज से सफर कर रहे हैं, लेकिन हम कॉन्स्टेंटली वी आर इन कनेक्शन विथ अदर पीपल. वो कोई भी रोल में हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फिर या कोई इंटीमेट रिलेशनशिप भी हो सकता है. तो जो हमारे सबसे बाहर वाले लोगों को जो हमें दिन में 1 या 2 घंटे के लिए मिलते हैं, उनको नहीं पता चलने वाला. हमारा बिहेवियर शायद उनके सामने सही रहेगा, लेकिन जो हमारे जिनके सामने हम इजीली वल्नरेबल हो सकते हैं या फिर जिनके सामने हम कंफर्टेबल हैं, तो वहां पर हम नेचुरल एबिलिटीज को या फिर नेचुरल जो हमारा बिहेवियरल पैटर्न है उसको हम बाहर ला सकते हैं जाने अनजाने में. तो वहां पर फिर अगर ट्रॉमा है या फिर जनरेशनल ट्रॉमा है, तो वो अगर रियलाइज किया हो या ना किया हो, तो वहां उसका इम्पैक्ट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे कैसे हो सकता है और क्या क्या उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? ओके, सो हमने जैसे बात किया ट्रॉमा के बारे में, हाउ इट इज डिस्कनेक्शन फ्रॉम आवर ओन सेल्फ. हाउ इज इट लाइक डिस्कनेक्शन फ्रॉम आवर ओन सेल्फ? ट्रॉमा के बारे में बहुत पहले इसके बारे में बात किया, राइट? सो अगर हम अपने आप से कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं, विच मीन्स दैट हम लोग का एक नेचुरल वे ऑफ बीइंग है, नेचुरल एबिलिटीज वो सेम नहीं रहे. देयर आर सर्टेन चेंजेस दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड, राइट? जो हमारे बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट करेगा, जो अल्टीमेटली हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी अफेक्ट करेगा, राइट? सो अगर मैं लेट्स से कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से रोज के रोज गुजर रहा हूँ, राइट? बिकॉज एज यू सेड कि हम लोग अपने क्लोज वंस के साथ वल्नरेबल हो सकते हैं, राइट? सो मुझे यहाँ पे किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? आई कैन बी वल्नरेबल, विच मीन्स आई कैन बी एज ऑनेस्ट एज आई कैन बी, राइट? सो मैं शायद बहुत इरिटेबल फील कर रहा हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स को या मेरे पार्टनर को मैं बहुत रूडली बात करूँगा, राइट? और मैं काफ़ी अब्यूसिव वर्ड्स यूज करूँगा, बिकॉज दैट्स हाउ आई एम फीलिंग, राइट? आई डोंट नो हाउ टू डील विद स्ट्रेस. आई डोंट नो कि मैं ये सिचुएशन में किस तरीके से डील करूँ, कोप करूँ, सो दैट मैं अपने आप से अच्छे से रह सकूँ और मैं अपने लव्ड वन के साथ भी अच्छे से रह सकूँ, राइट? सो ट्रॉमा के इफेक्ट कहाँ होते हैं? सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग की मेमोरी पे काफ़ी इफेक्ट करता है, राइट? वेरी मेजर कंसर्न, माइंड में जो हिपोकैम्पस का जो रीजन होता है, राइट? तो वो काफ़ी अफेक्ट करता है. सो यू टेंड टू फॉरगेट थिंग्स. अब सोचो जो इंसान काफ़ी चीज़ें भूलना शुरू कर देगा अपने रिलेशनशिप्स में, बहुत छोटी सी चीज़ है, लाइक लेट्स से बाहर गए हैं, देयर पार्टनर हैज आस्क्ड देम टू गेट समथिंग और वो भूल गए. और लेट्स से कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, एक पार्टनर ने बोला कि आप टिकट्स करवा देंगे, भूल गए. सो बहुत छोटी चीज़ें हैं जो इंटरपर्सनली आप इफेक्ट उनके देखेंगे. ये तो बहुत ही शैलो एग्जांपल्स थे, विच इज लेस इंटेंस. मोर इंटेंस वुड बी कि आप जैसे पहले मेरे साथ जैसे इंटीमेट थे, अब आप वैसे नहीं रहे, राइट? योर एबिलिटी or your natural way of being, like let's say you are a flirty person, you are a charming person, or you used to be so loving and be intimate with me, आप वो वैसे नहीं रहे, right? Or you start becoming rude and aggressive towards me. और आप जैसे अगर let's say
ट्रॉमा के साथ डील कर रहे हैं तो यू आर कोपिंग विथ इट फ्रॉम वेरी नेगेटिवली, लाइक लेट्स से सब्सटेंस अब्यूज, लाइक अल्कोहल लेना शुरू कर दिया, स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, राइट? एंड अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आके यू वोंट behave in a very positive way or in a more loving way with your partner or your loved ones, right? So these are very common things that we have seen interpersonally जो हो सकता है. Which research has also shown how trauma, let's say family neglect है बच्चे का, right? That affects their attachment patterns and interpersonal relationships, right? That affects their marriage, right? और let's say वर्क प्लेस पे भी कलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ इंटरपर्सनली कैसे अफेक्ट करता है, राइट? सो दीज आर सम थिंग्स दैट आई कैन थिंक ऑफ. फैसिनेटिंग. तो मतलब ये हुआ कि हम बहुत सारी चीजों में, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कैसे डील करने वाले, तो हम इजीली वी आर गोइंग टू डंप आवर फीलिंग्स, आवर इमोशंस ऑन टू अनदर पर्सन, और फिर उनको भी नहीं पता चलेगा कि ये क्यों कर रहे हैं. तो फिर अगर किसी को पता ही नहीं चल रहा है तो इसका सोल्यूशन किस तरह से, कोई कैसे इस कंक्लूजन पे भी पहुंचेगा कि हमें यहाँ पर हेल्प की जरूरत है? क्योंकि हर कोई इसको ऐसे मान रहा है ना कि ज्यादातर क्या होता है कि ऐसे कपल्स में कि ऐसा कोई बिहेवियर एक बार हुआ, दो बार हुआ, तो वो ऐसे सोचेंगे जो पार्टनर होंगे कि हाँ कभी कभी ये स्ट्रेस की वजह से ये हो जाता है, लेकिन कोई वो छोटी छोटी चीजों को ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा कि इट कैन लीड टू समथिंग डिजास्टर्स जो हमने इमेजिन भी नहीं किया. राइट. सो एज यू सेड कि पार्टनर को पता चल रहा है कि समथिंग हैज चेंज्ड, राइट? एंड वो एक बार दो बार नहीं हुआ है, वो रिपीटेडली हो रहा है. सो ये क्वेश्चन तो आपको आएगा ही कि कुछ तो चेंज हुआ है, समथिंग हैज हैपेंड, राइट? आपको पता नहीं है, दैट इज वन थिंग, बट समथिंग हैज हैपेंड, यू हैव द हंच. ह्यूमंस में हमारा जो इंस्टिंक्ट है वो काफी स्ट्रांग है, राइट? सो हमको ये पता चल रहा है कि कुछ चेंज हुआ है, कुछ सडन बिहेवियर, जैसे मैंने बताया कि आप पहले इतने इंटीमेट थे, अभी वो दिख नहीं रहा है, पहले इतना केयर करते थे, अब वो नहीं है, राइट? सो व्हाट हैज चेंज्ड? ओके, सो देन यू कैन टॉक अबाउट योर स्ट्रेसर्स, कि आपकी लाइफ में कौन सी चीजें हैं जो आपको डेली स्ट्रेसेस देता है, राइट? व्हाट इज दैट वन थिंग that you are always occupied with in your head? अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि अपार्ट फ्रॉम योर वर्क और कभी भी जब आप फ्री टाइम होता है आपके पास, आप किस बारे में ज्यादा सोचते हैं? What occupies your mind most of the time? What brings out changes in your mood patterns? सुबह अच्छा लग रहा था, suddenly दोपहर को something changed, I don't know what, right? That happens that we are not able to recognize कि क्या हुआ ऐसा environment में जो मेरा मूड खराब हो गया, right? But then we have to think about it, right? So change तभी आ सकता है when you first identify कि किस वजह से क्या चीज मुझे स्ट्रेस दे रहा है, right? And वो स्ट्रेस के अंदर मैं कैसे रिएक्ट करूं, right? So that is like one thing, that you are able to identify the stressors, and that is the major part of therapy also. आप जब therapy में अगर आते हो with the same complaints, right, we would also help you identify what are the stressors in your life. Because once you identify the stressors, then we would ask you, okay, how do you feel under that stress, right? Then we would look into how do you behave, how do you react to that, आपके body में कैसा feel हो रहा है, right? What are the windows of vulnerability? Some people have stress के under, their skin gets affected. For some people उनका जो heart beat है वो तेज रहता है काफी, and that's why you can see the lifestyle diseases like coronary heart disease है, right? Or most of the dermatological problems है, right? Or let's say neurological problems है, right? ये कहाँ से आते हैं? It's because there are so many stressors that are unidentified, which is moment to moment affecting your body in a way कि जहाँ पे आपका health भी affect हो रहा है, right? So then how are you reacting? How is your body reacting? And then what are you doing about it? तो जैसे अभी आपने बोला कि मेमोरी का इशू एक कंसर्न होता है जब आप ट्रॉमा से सफर कर रहे हो, तो उसका हमें डे टू डे बेसिस पर अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें या फिर इंट्रोस्पेक्शन की बात करें,
क्योंकि जनरली ये होता है कि जो लोग ऐसी चीजों से सफर कर रहे होते हैं उनको पता नहीं होता या फिर उनके कंट्रोल में नहीं होता उनका बिहेवियर, या फिर वो अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाते। और बहुत सारे लोग ट्रॉमा को अगर कॉन्टेक्स्ट में साइड पर भी रखे, लेकिन फिर भी अगर हम सोचे तो बहुत सारे लोग डे टू डे बेसिस पर छोटी छोटी चीजों में भी डिसीजंस लेने में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाते, भले ही एकदम बहुत ही माइन्यूट चीज है, वो इतना इतना इंपॉर्टेंस नहीं भी हो, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। तो क्या ट्रॉमा का या फिर जनरेशनल ट्रॉमा का डिसीजन मेकिंग पर या फिर डे टू डे बेसिस पर हम जो भी सोचते हैं उस पर क्या इसका इम्पैक्ट रहता है? राइट, सो गोइंग बैक टू द बायोलॉजिकल थियरी, जब ट्रॉमा होता है, जब इंटेंस स्ट्रेस हम एक्सपीरियंस करते हैं, राइट, तो हमारा बॉडी का अराउजल लेवल इज वेरी हाई, एंड हमारा ब्रेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, हेमिस्फीयर्स की अगर बात करते हैं। तो जो लेफ्ट ब्रेन है दैट इज मोर लॉजिकल, द राइट ब्रेन इज मोर इमोशनल। तो जब हमारा बॉडी अराउजल लेवल पे होता है बहुत हाई, तो राइट ब्रेन इज एक्टिव मोर। सो उस टाइम पे एक चीज होती है, एक सिस्टम होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो बहुत हाईली एक्टिवेटेड है, जहाँ हमारा बॉडी इज लाइक ऑन, हम लोग ऐसे अपने टोज पे होते हैं, राइट, रुक नहीं पाते हैं, बहुत स्ट्रेसलेस रेस्टलेस फील करते हैं, एंग्शियस होते हैं, राइट, इंपल्सिव हो जाते हैं काफी बार। दैट इज बिकॉज आवर राइट ब्रेन इज एक्टिवेटेड मोर, व्हिच डजंट अलाउ अस टू थिंक लॉजिकली। मैं अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करूं, इट डजंट अलाउ अस, राइट। तो हम लोग, लेट्स से कोई हमारा फ्रेंड है, वो अंडर द बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है वो, राइट, हम उनको कितना भी ब्राइट साइड दिखाने की कोशिश करेंगे वो नहीं देख पाएंगे। दैट इज बिकॉज देयर ब्रेन डजंट अलाउ दैट, उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेशन है ही नहीं। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू यूजुअली इन थेरेपी व्हेन इट कम्स टू ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपी, राइट, हम लोग राइट ब्रेन एक्टिवेशन की बात करते हैं, राइट। फर्स्ट we need to activate the parasympathetic nervous system, which means you need to relax, you need to calm, right, you need to relax, you need to calm down, because that is the first step that you can do to think ahead. आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे, कब सोचोगे? जब आप काम हो, जब आप रिलैक्स्ड हो, राइट। जब आप रेस्टलेस होते हो तो आप नहीं सोच पाओगे, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, राइट। सो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन कैन बी डन थ्रू मेनी वेज। काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो स्ट्रेस रिलीफ करती है, जो सूदिंग होती है। काफ़ी लोगों को म्यूजिक हेल्प करता है, काफ़ी लोगों को एक्सरसाइज हेल्प करता है, राइट। दैट इज बिकॉज हम लोग को फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज काम। हम लोग अगर काम नहीं होंगे तो हम लोग बहुत हाइपर होंगे, अराउज है काफ़ी, राइट। उसकी वजह से हमारा बॉडी रुक नहीं रहा है, वी आर बिकमिंग मोर इम्पल्सिव, मोर रेस्टलेस, मोर इरिटेबल, राइट। एंड उस टाइम पे थिंग्स आर वेरी ब्लैक एंड व्हाइट फॉर अस, लॉजिकली हम लोग सोच नहीं पा रहे। काफी सिलेक्टिव मेमोरी हमारी होगी, जो हम लोग जो सोचना चाहते हैं, जो जिस चीज को देखना चाहते हैं वो हमको बस वही दिखेगा, राइट। दैट्स व्हाई एट दैट टाइम मेमोरी इज आल्सो नॉट वेरी रिलायबल, राइट। Like tunnel vision. Exactly, right. So if you want to make a decision, first thing that you need to do is you need to calm yourself, right, so that to a point कि आप अभी चीजों को calmly और objectively unbiasedly देख सकते हैं। At least if you can perceive the object or the situation unbiasedly, तभी आप एक अच्छा logical decision बना पाएंगे, right? So अगर आपके कोई friends हैं जो breakup experience कर रहे हैं, right, and they are under a lot of stress, or let's say mood बहुत खराब है, they are depressed, they are feeling not well, you cannot ask them to think logically at that time. You have also seen, maybe you might have seen that, आपने शायद not just with friends but with anyone, right, जब वो stress में होता है आप उनको नहीं बोल सकते वो चीज़, because वो perceive ही नहीं करेंगे, वो उस चीज़ को समझेंगे, बोलेंगे ही नहीं उस चीज़ को। So timing is also very important. तो अगर एक बार मैंने मान लिया कि मैं ये सारी चीज़ों से अगर सफ़र कर रहा हूँ और फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव टू वर्क ऑन, और फिर मैंने उसके ऊपर काम करना भी स्टार्ट किया, लेकिन जैसे हमारे रूटीन में होता है कि अगर किसी ने डाइटिंग स्टार्ट किया और फिर उसमें नमक खाना कम कर दिया, फिर शुगर वाला खाना कम कर दिया, लेकिन फिर भी
थोड़े थोड़े टाइम पे ऐसा होता है कि क्योंकि वी क्रेव फॉर शुगर एंड सॉल्ट, तो फिर फॉल बैक आता है, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। वैसे ज्यादातर वो जिम जाने वाले लोगों को में होता है कि रजिस्टर करवा लिया 1 साल के लिए, पहले 1 हफ्ते के लिए बहुत ही मतलब जोश में आके फिर जाएंगे, फिर नहीं जा पाएंगे। तो वैसे सेम वे में क्या ट्रॉमा रिस्पॉन्स के ऊपर काम करते वक्त या फिर उसको इससे हील करते वक्त भी ऐसा होता है लोगों में? जो जैसे हमने बात करी थी रिस्पॉन्सेज वाली, राइट, that we are so used to a particular sort of response, so you would want to fall back on that, कि ठीक है ये हमने इतना टाइम से यूज कर रखा है, ये काम करता है, तो हम वापस से सेम पैटर्न यूज करेंगे। बट हैविंग दैट अवेयरनेस कि अब हमको नया पैटर्न डेवलप करना है कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए, वो एक्टिवली करना पड़ता है थोड़ा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली तो सीख रखा है कि कैसे बिहेव करना है। बट जब आप सोच रहे हो कि ठीक है चेंज लाने की कहीं पे जरूरत है, तो आपको बहुत एक्टिवली डिसीजंस लेने पड़ेंगे स्टार्टिंग में कि ठीक है ऐसे नहीं, ऐसे बिहेव करना है, दिस इज मोर पॉजिटिव, दिस इज समथिंग दैट विल वर्क इन आवर फेवर। तो तब आप थोड़ा और कॉन्शियसली, थोड़ा और एक्टिवली डिसीजंस लोगे कि आपको आगे बिहेव कैसे करना है। नहीं होता है वैसा, या फिर कहीं पर आपको अगर क्विकली डिसीजंस लेने हैं, तो यू माइट फॉल बैक टू द सेम पैटर्न्स। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हमने नया कुछ सीख लिया है तो वो चलेगा ही, हो सकता है यूर फॉलिंग बैक, बट दैट्स नॉट समथिंग दैट इज बैड फॉर अस। काफी बार ऐसा सिचुएशंस आएंगी कि ठीक है आप वापस से सेम चीजें फॉलो करना चाहते हो क्योंकि वो इजियर थी आपके लिए, बट अगेन जब हम चेंज की बात कर रहे हैं तब आपको थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ सकता है। From Dhruvika's perspective, just the way she said, it is that the client needs to put on more effort. From a therapist perspective, it is very much essential for us to know. First of all, of course, we know that it's going to be hard. Changes are hard. So we need to know if whatever homework or whatever change we want to bring, if it is not happening, what is the cause that it is not happening in the first place? The smallest of thing that you do, you want to go to the gym, but you're not able to go to the gym. अभी आपने होमवर्क दे दिया कि कल आपको जिम जाना है. Now, as a therapist, when you come back and you say, I did not go to the gym, I need to know what was the reason that you were not able to go to the gym. What were the causes that did not lead you to go to the gym, or maybe कि आप बेड से नहीं उठ पाए, maybe time नहीं था, maybe मैं धूप नहीं दिखी, it can be very silly reasons. But those tiny little things are even equally important to get to the change. So as therapists, we are sitting there to help you to figure out that these tiny changes have to be taken into consideration to reach the goal. Vivek, would you like to add on it? Yeah. So इसमें एक perspective है. There's like Neroly asked this question, what is stopping you from changing? Right. Going back to the stress का theory, हम लोग कोई action नहीं लेते हैं. That is also because of some stressor. कि let's say बहुत इंटेंस स्ट्रेसफुल कोई स्टिमुलस है एंड हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, राइट. वन ऑफ द रिसोर्सेज कुड बी नॉट एबल टू डू द थिंग, वेरी सिंपल इज कि मैं शायद कर ही नहीं पाऊँ, राइट. सो हम लोग जब थेरेपी में बात करते हैं तो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द अनमेट बेसिक नीड दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द थ्रेट. For example, not feeling capable, right? That can be an activation of threat. इसलिए हम लोग action ही नहीं लेते. For example, not feeling safe, not feeling cared for, or not feeling like I belong to the group, not feeling like having fun or pleasure, right? And this can become a threat. This can become an activation of the threat. कि भाई अगर मैं ये feel कर रहा हूँ right now. Now imagine I'm feeling this way. I'm not able to have fun. मैं नहीं कर पाऊँगा. I'm not feeling capable. So why would I even try? Try करूँगा, fail होगा तो वापस से वापस fail होगा तो वापस मुझे लगेगा कि there's no point. Right? Again it would disappoint me. So the unmet basic need is very important. So हम लोग therapy में क्या करते हैं? Let's say for example you are not feeling safe, right? And first to start going to the gym or to start making any changes, you need to feel safe.
आपको वो, आपके लिए वो जरूरत है, उसके बाद ही आप चेंज लाना शुरू करोगे, राइट? सो देन वी एज थेरेपिस्ट try to make the clients feel safe at that moment. And when you feel safe, now can you start making any changes? Another example would be the clients most of the time say that I don't feel that I have any control in that, right? And this is a very common complaint or a common effect that we have seen. Okay, हमारे हाथ में ही नहीं है वो चीज, तो हम लोग कैसे change लें, right? But the perception of not being in control, that is more important for us. So in therapy, we try to do things. We ask the clients, okay, right now, at this moment, what is in your control? Can you control that? After controlling that, how do you feel? Do you feel better? Now, do you think that you are feeling more confident to deal with other things which are major issues, major stressors? So, जो unmet जो basic need है, which is activating the threat, we first try to deal with them so that threat activation ना हो, right? जैसे ही threat perceive नहीं करेंगे, तुरंत ही secondary जो resource है, that is the way you deal with it, तो आपको इससे लगेगा कि शायद मैं इसे deal कर भी सकता हूँ, इतना मुश्किल नहीं, right? At least you will start getting that hope, right? At least you will start having that natural way to deal with it, कि धीरे धीरे नहीं मैं ये कर तो पा रहा हूँ, इतना मुश्किल नहीं है. But that is only possible when you deal with the unmet basic need which was creating the threat or threatful situation or environment. Right? तो वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है because it is very subtle. वो आपको शायद प्रोफेशनल हेल्प के बिना शायद थोड़ा मुश्किल हो, but it is not, again, nothing is impossible if you are able to do it on your own. That's the best thing. तो जैसे अभी आपने बताया कि अनरिजॉल्व ट्रॉमा का इम्पैक्ट जनरली ये रहता है कि हमें फाइट बैक करना पड़ता है, हम प्रीवियस पैटर्न्स पे चले जाते हैं, प्रीवियस बिहेवियर हमारा वैसे, क्योंकि हमने पहले से ही वही सीखा हुआ है. तो टू अनलर्न थिंग्स एंड टू लर्न न्यू थिंग्स इट्स हार्ड फॉर पीपल. लेकिन उसका ऑपोजिट एक्सट्रीम ये भी, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा मुझे ये फैसिनेशन रहता है कि दूसरा एक्सट्रीम ये रहता है कि लोग नेवर गिव अप एटीट्यूड को कैरी कर रहे हैं हमेशा. वो कभी क्विट नहीं करना चाहते, वो कभी भी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते. जैसे वो रणभूमि में है तो युद्ध करके ही निकलेंगे, वो हथियार नहीं छोड़ेंगे. तो वैसे एक्सट्रीम पर रहने वाले लोगों का भी वो भी क्या ट्रॉमा रिस्पॉन्स बोला जा सकता है, और उसके साथ फिर हम मतलब मिडिल ग्राउंड कैसे फाइंड करें? ओके, सो इसमें अगेन दो चीजें हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज द अनमेट नीड. क्या जरूरत है आपको हर बार नेवर गिव अप एटीट्यूड रखने की? अगर हम लोग स्ट्रेस की थियरी को रिलेट कर रहे हैं, राइट, बहुत ही कम थ्रेटफुल स्टिमुलस है या कोई इवेंट है, इतना थ्रेटफुल नहीं है, राइट, बट हमारा जो कोपिंग है, हमारा जो सेकेंडरी रिसोर्स है वो बहुत हाई है, राइट, जिसकी जरूरत नहीं. अगेन इम्बैलेंस तो है, राइट. सो उसकी जरूरत कहाँ पे आ रही है? व्हाई इज द पर्सन ऑलवेज ऑन देयर टोज के नेवर गिव अप, राइट? इज इट दैट दे आर नॉट फीलिंग सेफ फ्रॉम विद इन, right? Is it that something else that is bothering them which is leading them to think कि नहीं ये जरूरी है, I don't have to give up. So in trauma, या हम लोग जब trauma informed therapy की बात करते हैं, there is one very beautiful theory called over adaptation, right? जैसे पहले हमने निरोली ने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट या सर्वाइवल मोड की बात करी थी, राइट? बचपन से, लेट्स से एज अ चाइल्ड, I've always experienced कि as a survival instinct, let's say मेरे parents बहुत fight करते हैं या there is a lot of violence in my family, right? How can I escape that or avoid that kind of a situation, right? And usually, बच्चों को आप देखोगे कि parents झगड़ा ना करें, that's why they do certain things to pacify the whole situation, right? So let's say for the child, the survival mode is always what do you say, lying, let's say, ठीक है, झूठ बोलना, or let's say always fight back. Lot of behaviors could be there, right? Now that was because it is serving some purpose. Purpose क्या है? झगड़े ना हो, right? पापा को मैंने झूठ बोल दिया, मम्मी को मैंने झूठ बोल दिया,
things are becoming little bit passive, right? अब झगड़ा नहीं हो रहा है. So now we learn this as a child. Okay, this is a way to adapt. This is a way to get out of conflicts, right? Now आप सोचो, जब आप बड़े हो गए हो, when you are not in that situation, are you still behaving in the same way? That is called over adaptation, right? जो situation में जरूरत नहीं है वो response का, आप फिर भी वैसे ही behave कर रहे हो. तो जैसे never give up वाला attitude, for example, बचपन में शायद वो जरूरी रहा होगा. फॉर लेट्स से आपके पेरेंट्स बहुत प्रेशर डाल रहे हैं आप पे कि पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स में अच्छे बनो, हमेशा फर्स्ट आओ, राइट? तो यू आल्सो हैव दिस डेवलप दिस एटीट्यूड के नेवर गिव अप, राइट? सो बड़े होके जब कोई प्रेशर नहीं है, राइट, आर यू एबल टू रिलैक्स? और अगेन गोइंग बैक टू योर प्रीवियस मोड, द ओवर अडेप्टेड मोड, कि नहीं मेरे को ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, आई डोंट हैव टू गिव अप, right? So here you can see the person is not able to let go of small things, right? Which can mean that the unmet basic need is they are not feeling safe, always competitive, always on their toes, always feeling कि मुझे ये करना ही है, first आना है, ये करना है, right? They put a lot of pressure on them, right? So this over adaptation theory very simply explains that जो behavior की हमको अभी जरूरत नहीं है at this moment in this situation, हम we always rely on the past behavior which we have learned, right? Which was a survival strategy for us at the moment in the past. I hope I answered that question. Yeah. I'm so fascinated and I'm into this thinking mode कि मुझे नहीं पता चल रहा कि अभी मैं आगे क्या बोलूं. तो वाओ. तो दूसरा क्वेश्चन ये भी है मेरा हमेशा से कि क्योंकि जैसे सभी चीजों में एक्सपेक्ट किया जाता है, जैसे अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुमको तो सब कुछ आता ही होगा ना कंप्यूटर्स के बारे में. भले ही कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस होती है, कोई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसको हार्डवेयर के बारे में जरूरी नहीं है कि सब कुछ पता हो, लेकिन फिर भी इट इज एक्सपेक्टेड कि हाँ अगर ये ब्रांच से बिलोंग करे या फिर ये फील्ड ऑफ स्टडी है आपकी तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, फिर आना चाहिए. तो सेम वे साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के साथ भी होता होगा, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है, आपको पता है कि आपका बॉडी कैसा रिस्पॉन्स करेगा कैसी सिचुएशन में, या फिर क्या हो रहा है तो आपको क्यों ऐसा फील हो रहा है. तो बहुत सारी अवेयरनेस भी है और नॉलेज भी है, लेकिन उसका जरूरी नहीं कि उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम फ्लॉड ह्यूमंस ही है. तो फिर आप लोग एज अ थेरेपिस्ट या एज अ साइकोलॉजिस्ट कैसे डील करते हो ऐसी सिचुएशन में जब आपको खुद को अवेयरनेस भी है लेकिन फिर भी यू आर अनेबल टू sort things out? Sometimes you require a more systematic plan. जैसे डॉक्टर खुद का सर्जरी नहीं कर सकता तो काफी बार हम भी खुद की थेरेपी नहीं ले सकते हैं. Even though you have a lot of knowledge about something, हर बार उसको अप्लाई करने वाले स्टेप पे डिफिकल्टीज आती हैं. ये चीज अगर आपके पास में कोई और हो साथ में, फॉर एग्जांपल अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, इट बिकम्स अ लिटिल बिट इजियर टू कीप ट्रैक, टू टेक फीडबैक, टू लर्न कि आप टू बी अवेयर ऑफ व्हाट यू हैव लर्न थ्रू आउट. तो आपके साथ में ऑलरेडी कोई होता है. क्योंकि आप रिस्पॉन्सेज की बात कर रहे हो तो रिकॉग्नाइज करना दैट दीज रिस्पॉन्सेज आर समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन, वो अवेयरनेस लाना भी डिफिकल्ट होता है काफी. तो उधर भी somebody who is a professional जो recognize जल्दी कर पाए would be a big help. So yes, therapists also go to therapists for their own trauma. पर उसमें ये कब मतलब वो तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है जनरली, लेकिन ये भी रहता है ना कि अगर मैं अगर कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और मैं किसी कंप्यूटर इंजीनियर के पास जाता हूँ और वो कोई सोल्यूशन मुझे दे रहा है, तो मुझे कभी कभी ऐसा भी लग सकता है ना कि ये तो बहुत ही ऑब्वियस है या फिर ऑब्वियस था, तो फिर मैं खुद से भी कर सकता था या कर सकती थी. तो वैसी चीजों को फिर कैसे, वो तो बहुत ही प्लॉजिबल सिचुएशन है ना ऐसा होना. राइट. तो जब आप सोचते हैं ना ये तो हम खुद भी कर सकते थे, बट अभी तक ये रियलाइजेशन आई थोड़ी थी कि हम ये खुद भी कर सकते हैं. पता तो शायद से ट्राई कर सकते थे,
अब कोशिश कर लो, now that you know that something is going to work for you, so you can try it now. If it works out well, perfect. If it does not, maybe you come back to that professional कि अरे ये तो काम नहीं किया हमारे लिए, हम और क्या करें, और क्या कोशिश कर सकते हैं, और कोई तरीका हो सकता है क्या. So there you get a variety of options कि ठीक है, if something is not working out for me, तो हम पेस स्लो कर सकते हैं, हम तरीका बदल सकते हैं. A lot of times, if I give you this example, we can see ourselves in the mirror, but we can't see our backs. So to see our backs, we need somebody else to see it. So for that to happen, it's not that easy for us being therapists and being able to clearly divide our thoughts into categories and try to find different perceptions every single time. So we need somebody else's perspectives as well. And it really helps to find that this is where we were going and this is where the fault is. And a lot of times, our own personal lives look the same. We don't have something miraculously different. So for that as well, we need somebody's other's perspective and their guidance to help us to deal with our own problems. और अगर हम प्रोफेशनल अगर हम प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो हर थेरेपिस्ट की अप्रोच टू थेरेपी इज आल्सो डिफरेंट. सो मे बी आपकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने एक अप्रोच जिसमें आप ज्यादा फेमिलियर हो, जिसमें आप ज्यादा अच्छे हो, वो ट्राई करिए. Maybe if somebody else is better at some other therapy or is more knowledgeable about some other approach, तो वो approach helpful हो सकती है आपके condition में, आपकी situation में. So वो variety भी मिल जाती है. तो जैसे जनरली लोगों का अप्रोच ये रहता है लाइफ में कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो हम पहले ये ट्राई करेंगे कि हम अपने दोस्तों से बात करेंगे, हम अपने फैमिली मेंबर्स से बात करेंगे. अगर वहां से कुछ सोल्यूशन निकलता है तो हम आगे नहीं जाएंगे. हम ऐसा सबसे पहला थॉट ये कभी नहीं होगा किसी का कि लेट्स गो टू अ थेरेपिस्ट और लेट्स गेट थेरेपी. क्योंकि कोई ये नहीं सोच, मतलब हम सभी चीजों को फेस वैल्यू पर लेते हैं ना कि अभी करंट सिनारियो, करंट सिचुएशन क्या है. अगर हम फ्रेंड्स से या फैमिली मेंबर से हेल्प लेकर खत्म कर सकते हैं तो वाई वेस्ट टाइम एंड मनी. वो सबसे पहला सबका ये बार्गेन रहता है. तो वो सेम थेरेपिस्ट को भी होता होगा कि क्योंकि अगर आप तीनों फ्रेंड्स हो और तीनों थेरेपिस्ट हो लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि एक दूसरे की हेल्प साइकोलॉजिकल लेवल पर कर पाओ. तो मुझे क्वेश्चन ये हमेशा रहता है कि कब ये लाइन ड्रॉ करनी चाहिए किसी को कि भाई यहाँ तक ही फ्रेंड्स या फैमिली की हेल्प के लिए पूछना चाहिए, इसके आगे तो उनके पास भी सोल्यूशन नहीं है. वो चाहे कि क्योंकि जनरली फ्रेंड्स क्या करते हैं, हमें चीयर अप करने की कोशिश करेंगे या फिर हमें वही चीजें बताएंगे जो हमें ऑलरेडी पता होगा क्योंकि उनका भी सेम ही डोमेन है, उनके लिए कुछ अलग नहीं है. उनके लाइफ एक्सपीरियंस हमसे थोड़े अलग हो सकते हैं लेकिन इतना डिफरेंस नहीं होगा. भले ही हमें शॉर्ट टर्म के लिए ये लगेगा कि हाँ चलो मैंने बात कर ली तो आई एम फीलिंग बेटर, पर वो बहुत ही टेम्पररी सोल्यूशन हुआ, वो परमानेंटली आपको इरेडिकेट करके नहीं दे रहा कुछ भी. तो वो ड्रॉ कहाँ करनी चाहिए किसी को लाइन, और कहाँ सोचना चाहिए कि नहीं आई नीड प्रोफेशनल हेल्प. When we're talking about any sort of issue, तो हम as a therapist as well, we ask our clients कि आपका social support system कैसा है. Support system अच्छा होगा तो the progress जितना आप करते हो थेरेपी में उसका progress अच्छा होगा, उसका progress stable होगा थोड़ा if you have support. At the same time, अगर हम reactions की बात करें तो we do take advice from our friends, from our family members. But at the same time, काफी बार हमने responses सीखे ही शायद उन लोगों से होते हैं जिनसे हम एडवाइस मांग रहे हैं कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर अस. बट अगेन सामने वाला भी शायद से सेम ही चीज फॉलो कर रहा था तो उनके हिसाब से ये सही है पर शायद हमारे लिए वर्क नहीं कर रहा. सो इफ यू रिकॉग्नाइज कि ठीक है थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी हो रहा है, शायद उनके लिए काम किया हमारे लिए नहीं कर रहा, तो मे बी डोंट टेक द सेम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम देम. तब यू नीड अ न्यूअर पर्सपेक्टिव, सो यू गो टू अनदर पर्सन. तो ऐसे आप डिफरेंट लोगों के तरीके यूज कर सकते हो. But at the same time, when we're talking about professionals, when we're talking about mental health professionals, वो आपका पूरा हिस्ट्री लेते हैं कि ठीक है आपकी लाइफ कैसी रही है आज तक, आपने क्या क्या यूज करके देख लिया है, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं आज की तारीख में कि कुछ टेक्निक आप यूज भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल इन अ सिचुएशन अगर फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो हम
a sort of communication that is required by the client, वो शायद से फैमिली की तरफ से नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो हम वहां पर नहीं मांगेंगे. बट एट द सेम टाइम मे बी क्लाइंट की किसी दोस्त की फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, तो उन्होंने मांगने की कोशिश भी करी सेम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, बट नहीं मिला. तो आज की तारीख में मेरे क्लाइंट के पास में क्या रिसोर्सेज हैं जो उनकी प्रोग्रेस में हेल्प कर सकते हैं. वो रिकग्निशन इज समथिंग दैट इज वेरी हेल्पफुल. तो वो शायद से आप खुद ना कर पाओ, या कर भी सकते हैं actually. Adding to what Dhruvika has said, one thing is very important, that therapists do not try to give advice at all. Your answers are within you. You know the best for you. The client knows the best what situation they are in. If they say they're not feeling bad, they're not feeling good, they are genuinely not feeling good. So the point here is that I'm not here to cheer them up. I want to validate the fact that they are not feeling good, which is a clear difference between what a family member would do, what a friend would do, and what a therapist would do here. Our support is clearly on the basis of what you are feeling, how you're feeling, and to validate that, that is the most important point. Vivek, would you like to add anything on it? विवेक चला गया है. So Acha. I have this thing that my approach is different in therapy, right? And there are many approaches. एक ही problem को बहुत सारे approaches से deal कर सकते हैं, right? So let's say for example the person is not trusting themselves, which usually happens in trauma, right? That उनकी तरफ से trust जो है, they don't trust themselves, they don't trust their instincts, right? And they don't have any hopes, right? Now अब कितना भी friends perspective दिखा लें, right, or even therapist, sometimes that doesn't work, right? So we have to first work on how they can trust themselves, and uske liye we need to build a space where we can identify what is stopping them from trusting themselves, right? That's why it takes time, right? Friends है वो शायद ये चीज नहीं समझ पाएंगे. Even therapist, आप सोचो आपके फ्रेंड्स हैं, थेरेपिस्ट क्या मतलब हमारे फ्रेंड्स हैं, तो हम हमारे पास आते हैं जब भी प्रॉब्लम लेके, राइट? आई कैन नॉट जस्ट टेल देम क्या चाहिए हो रहा है, दिस इज द थियरी एंड देन यू नीड टू डू दिस. मैंने शायद एक कॉन्वर्जेशन में एक चीज ही मुझे पता चली है कि इनका रिस्पॉन्स ऐसा ही रहा है, राइट? अब क्यों रहा है, कैसे है, उनको समझा नहीं है. फॉर दैट इट टेक्स टाइम. And usually our society or any system in our society, be it individual system, family systems, or community systems, or political system, we don't have that kind of a system where this kind of a structure is allowed. आपके पास टाइम नहीं है इतना, राइट? कौन आपको स्पेस दे रहा है इतना एक्सप्लोर करने के लिए? आप लेट्स से कोई स्कूल्स में या कॉलेजेस में आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, राइट? द टीचर आस्क्स यू व्हाई यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल. आप तो पहले अच्छे करते थे, राइट? यू वोंट, द टीचर वोंट टेल यू कि अच्छा आप हर रोज 1 घंटा आइए मेरे पास टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, राइट? क्या परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हो, राइट? उनको तो जो पहली चीज मिलेगी वो तो आप बता देंगे कि आप तो भाई ध्यान नहीं दे रहे हो, या द रीसेंसी इफेक्ट, आपने उनको किसी और कोई और काम करते हुए देख लिया विच इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. आप बोलोगे आप तो टाइम पास ही करते हो, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स just tells me one thing, that we don't have that kind of a space जहाँ पे ये सब चीजों के बारे में हम लोग एक्सप्लोर कर पाए, right? Have you ever seen mothers talking about why am I feeling so fatigued suddenly in their kitty parties? नहीं, कोई नहीं सुनना चाहेगा वो चीज, कोई सुनना नहीं चाहेगा वो चीज, राइट? हम लोग अपनी लाइफ से इतनी सारी प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं, हम लोग नहीं, वही चीज तो नहीं सुननी है हमको, राइट? इसलिए तो हम लोग डिस्ट्रैक्शंस पैदा करते हैं, राइट? इन टेक्निकल टर्म्स वी कॉल इट मिटिगेटिंग बिहेवियर. वहां पे हम लोग काफी सारी चीजें करते हैं. लेट्स से इंपल्सिव शॉपिंग है, बहुत ही अच्छा तरीका है ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का, राइट? और अब देखो कि सोसाइटी में, अभी मैं कैपिटलिज्म के बारे में बात नहीं करना चाहता, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट्स दैट लेट्स से फॉर एग्जांपल फास्टर डिलीवरी is creating eating disorders more,
राइट? क्यों फिर अगर आपको क्रेविंग नहीं हो, आपको क्रेविंग हो रही है कुछ मीठा खाने की या फिर कुछ अनहेल्दी जंक खाने की, और आप सिर्फ आधे घंटे में, नॉट इवन दैट, यू कैन गेट इट कहीं जाए बिना, व्हाई वोंट यू डू इट, राइट? इट्स अ गुड वे ऑफ मिटिगेटिंग, to distract yourself, to find the temporary pleasure, right? And most people fall into that category. They want instantly to for the pain to go away. ये मुझे नहीं चाहिए. Instant gratification. Instant gratification, right? And ये चीज आप सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं देखोगे, आप हेल्थ केयर में चले जाओ, राइट? इसलिए तो पेन मैनेजमेंट जैसी सारी नई नई फील्ड्स बाहर आ रही हैं. दे डोंट वांट टू फील पेन, राइट? पहले थोड़ी था ये सब. सो काफी थेरेपिस्ट के पर्सपेक्टिव, अभी मैं आपको एक थियरी, या हम लोग जो एज इंडिविजुअल व्हाट आई डू, राइट, व्हेन आई नो दैट आई एम फीलिंग स्ट्रेस्ड, द फर्स्ट थिंग इज आई calm myself down. I try to relax. I try to do those things that makes me feel first safe and comfortable and relaxed, so that I can make further decisions. I don't become impulsive. ये चीजें being a therapist थोड़ी शायद advantageous है कि we know how it is going to affect us or how is it affecting us, right? So we beforehand we do certain things to cope with it. थोड़ा healthy coping लाने की कोशिश करते हैं. But as I said कि वो जरूरी नहीं है कि सब थेरेपिस्ट करें, राइट? और यहाँ कर रहे हैं तो सक्सेसफुली लॉन्ग टर्म में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वी डोंट नो. एट पॉइंट यू लूज दैट होप, यू लूज दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस इन यू कि नहीं हो रहा है मेरे से, राइट? नहीं करना मुझे ट्राई. If the way Vivek just said that mindfully act karna, breathing, giving yourself this space to become calm, or having this healthy cycle being developed wherein you practice breathing, you practice calming yourself, you know yourself better, what soothes you, what calms you, being curious about yourself is something, can be the first step, or can be the, if you want to summarize it, that how can somebody help themselves, is that is something that I even ask my clients to be curious in themselves. How do you feel about certain things? How do you, what situation makes you feel emotional? Does it move you? Does it hurt you? Does it cause you pain? So you have to be curious about yourself rather than helping others. First of all, help yourself. And for that, getting interested in yourself is really good. Why? How do I feel? Am I enjoying this? Yes. Am I feeling lethargic? Yes. So if you don't know yourself, how are you expecting somebody else to help you? So I'm genuinely so fascinated by this episode. मुझे बहुत टाइम से ये जानना था ट्रॉमा के बारे में, जनरेशनल ट्रॉमा के बारे में, और ऊपर से हुआ ये कि वन ऑफ द गेस्ट्स wanted to talk about parenting and decision making and society in general. तो तब मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना इसके ऊपर एक इन डेप्थ एपिसोड हो जाए जहां पर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझ पाए ये चीजों को, ताकि इट कैन लीड अस टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स एंड अदर्स अराउंड अस, ताकि लोगों को सही तरीके से हेल्प मिले और लोग अवेयर होके जाए और दूसरों को भी भेजे कि हाँ भाई सभी चीजों में फ्रेंड्स या फैमिली से नहीं हो पाएगा, सिर्फ हो जाएगा बोलने से नहीं होता, एक्चुअल में हेल्प भी लेनी पड़ती है. तो आई वुड लाइक यू गाइस टू समराइज दिस टॉपिक कि अगर किसी को ट्रॉमा हो रहा हो या फिर ट्रॉमा रिस्पॉन्स वो रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हो लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा और किसी को राइट पाथ पे जाना हो जहां से वो इन चीजों से बाहर आ जाए, फिर वो जनरेशनल ट्रॉमा हो या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स या सिंपल ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है, तो वो किस तरह से करना चाहिए, तो अगर आप समराइज कर पाए तो अच्छा रहेगा. Okay, so to summarize the whole episode on how to heal yourself from trauma, be it any kind of trauma, type 1 ho, type 2 ho, generational trauma ho, right? The first thing that we talked about was how to identify the patterns, right? What are your unmet basic needs that is activating the trauma or the threat that you are perceiving, right? That's the first step. Second would be to relax yourself, to relax your body, because the sympathetic nervous system is active. So first you need to do is to activate the parasympathetic nervous system, something called interoception, which means
Are you aware what is your body doing right now under the stressful situation? How is your body reacting? Right. So that is interoception, or also called self-regulation, right? Or integrating yourself, right? Third is after relaxing, after being calm, now you are able to think about the traumatic situation or the stressful situation in a much more unbiased, objective, and sensible manner, more rational perspective, right? Where there is no cognitive distortion, like आप कोई biased perspectives नहीं ला रहे हैं, right? आपका कोई black and white thinking नहीं आ रहा है, right? या तो फिर आप conclusions पे jump नहीं कर रहे हैं without any evidences, right? So third would be to narrate your story in a much more objective manner. And then last is to restructure it. जैसे मैंने over adaptation की बात की थी, right? At this moment, what do you want? After narrating your story in a much more unbiased perspective, right? What is that thing that you really want right now? Right? How do you see this stressful situation as? Do you still perceive it as a threat? Right? And second, what are the resources that you really have? And if you don't have, what can you do to develop those skills? Right? So that is the last part. What do you want? We usually terminate therapy when it comes to the point where you are able to look at the stressful situation, the same stressful situation जो आप पहले experience कर रहे थे, in a much more calmer perspective or calm manner. When there is a stress, you don't perceive it as a threat anymore, and you are able to look at it much more objectively. At that point, I usually terminate the client. कि चलो आप trauma से heal हो चुके हो. Now you are your own therapist. You are able to do things on your own, right? And जो हमने सीखा है therapy में, you are able to apply it without any external help. So I think that summarizes the whole healing trauma wala part in this episode. I hope I covered everything and I'm not missing anything at this point. Oh, so this was brilliant, and the way you summarized it, it will help a lot of people. So I would urge every single listener and every single viewer right now to seek and understand trauma and to learn about these patterns, not only for themselves, but also for their family members and their friends. And if you need any kind of mental health services, you have SafeNest to ping. You can reach out to them via Instagram. They do workshops, they do awareness programs. They also take one-on-one sessions, so you can reach out to them. All the links are given in the description, and also you can see those links on your screen as well. And if you need any kind of branding, marketing, or designing services, RiffScript is there for you. And do like, share, and subscribe to this channel and this episode. Share this episode to as many people as possible, so that more and more people can be aware of these things. And thank you very much, guys, for joining us today. It was one of the finest episodes, and I would like you guys to come again for any different topic. And thank you for joining today. Thank you so much. We would love to. Thank you so much. Bye-bye. Thank you for having us. Thank you. Bye-bye. Good night.